मेरे प्रिय आत्मा, ये देश शायद अपने इतिहास के सबसे ज्यादा संकटपूर्ण समय से गुजर रहा है। संकट तो आदमी पर हमेशा रहे, ऐसा तो कोई भी क्षण नहीं है जो क्राइसिस का, संकट का क्षण न हो। लेकिन जैसा संकट आज है, ठीक वैसा संकट मनुष्य के इतिहास में कभी भी नहीं था। इस संकट की कुछ नई खूबियां हैं, पहले हम उन्हें समझ लें तो आसानी होगी। मनुष्य पर अतीत में जितने संकट थे वो उसके अज्ञान के कारण थे। जिंदगी में बहुत कुछ था जो हमें पता नहीं था और हम परेशानी में थे। वो परेशानी एक तरह की मजबूरी थी, व्यवस्था थी। नए संकट की खूबी ये है कि ये अज्ञान के कारण पैदा नहीं हुआ है, ज्यादा ज्ञान के कारण पैदा हुआ। जैसे दुनिया में नॉलेज एक्सप्लोजन हुआ है, ज्ञान का विस्फोट हुआ है। हमेशा आदमी आगे था और ज्ञान बहुत पीछे सरकता था, छाया की तरह। अब ज्ञान आगे हो गया है और आदमी को पीछे सरकना पड़ रहा है, छाया की तरह। अज्ञान से जितनी तकलीफें हुई थी उससे बहुत ज्यादा तकलीफें ज्ञान से हो गई। असल में अज्ञान से जो तकलीफ है वो मजबूरी की तकलीफ है, क्योंकि अज्ञान एक कमजोरी है। और ज्ञान से जो तकलीफ होती है वो ज्यादा ताकत की तकलीफ है। जैसे बच्चे के हाथ में तलवार दे दी जाए और बच्चा अपने को नुकसान पहुंचा ले। आदमी के पास जितना ज्ञान आज है वो ज्ञान ही उसे नुकसान पहुंचाने वाला सिद्ध हो रहा है, दो कारणों से। एक तो आदमी उस ज्ञान के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दूसरा आदमी के पुराने जिंदगी के अनुभव और आदतें उस नए ज्ञान के इम्प्लीमेंटेशन में, उसके प्रयोग में बाधा बन रही है। दूसरा इस संकट के एक विशेष खूबी है और वो ये है कि पुराने सारे संकट ऐसे संकट थे कि हम अपने अतीत के अनुभव से उन्हें हल करने के लिए कोई रास्ता खोज सकते थे। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस उनके लिए रास्ता बन जाते थे। नए संकट की दूसरी खूबी यह है कि पुराना कोई भी अनुभव काम का नहीं है, क्योंकि जो संकट पैदा हुआ है वो नए ज्ञान से पैदा हुआ है और पुराने मनुष्य जाति के अनुभव में उसके मुकाबला करने के लिए कोई उत्तर नहीं है। और हमारी सदा की आदत ये रही है कि जब भी हम नई परिस्थिति से जूझते हैं तो पुराने अनुभव के आधार पर जूझते हैं। ये हमेशा ठीक था, पुराना अनुभव सदा काम दिया था, अब काम नहीं देगा, क्योंकि जो ज्ञान हमारे सामने है, जिससे संकट उत्पन्न हुआ है, वो इतना नया है कि उसका कोई मिसाल, उसका कोई मुकाबला मनुष्य के अतीत में नहीं था। लेकिन मनुष्य के सोचने का ढंग हमेशा पास्ट ओरिएंटेड होता है, वो पीछे से बंधा होता है। जैसे उदाहरण के लिए दो तीन बातें मैं कहूं तो आपके ख्याल में आ सके। आज भी हम स्कूल में 7 साल के बच्चे को भर्ती करते हैं। कोई भी ये नहीं बता सकता कि 7 साल के बच्चे को भर्ती करने की क्या जरूरत है। 7 साल कैसे तय किया गया है स्कूल में बच्चे के भर्ती करने के लिए, कौन सा वैज्ञानिक कारण? लेकिन सारी दुनिया 7 साल के बच्चों को स्कूल में भर्ती करी जाती है। हम ये ख्याल में ही नहीं है कि जब हमने आज से कोई 400 या 500 साल पहले 7 साल के बच्चों को स्कूल में भर्ती किया था तो जिन कारणों से किया था वो कारण अब कहीं भी नहीं रह गए। असल में स्कूल इतने दूर थे कि 7 साल से छोटा कम का बच्चा उतने दूर के स्कूल में नहीं भेजा जा सकता था। उसका बच्चे से कोई भी संबंध नहीं है 7 साल की उम्र का। लेकिन अब स्कूल बिल्कुल पड़ोस में, तो भी 7 साल के बच्चे को हम स्कूल भेजे चले जाते हैं।
आज कोई भी जरूरत नहीं है कि हम 7 साल तक बच्चे को रोकें स्कूल भेजने से, लेकिन पुरानी आदत काम किए चली जाती। जबकि समस्त नई खोजें ये कहती हैं कि बच्चा अपने 4 साल की उम्र में जितना सीख लेता है वो पूरी जिंदगी में जितना सीखेगा उसका आधा है। 4 साल की उम्र में बच्चा अपनी जिंदगी का 50% ज्ञान पा लेता है। फिर बाकी अगर वो 80 साल जिएगा तो बाकी 50% 80 साल में सीखेगा। जिंदगी के पहले 4 साल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वे शिक्षा के बाहर, क्योंकि हम 7 साल के बच्चे को स्कूल भेजने की पुरानी आदत से मजबूर हैं। दूसरा आपको उदाहरण देना चाहूं कि आपने शायद ही कभी सोचा हो कि हमने सारी दुनिया में गणित के लिए 10 के अंक क्यों तय किए, 10 तक के फिगर क्यों तय किए। कोई गणितज्ञ उत्तर नहीं दे सकता कि इसका कारण क्या है। 5 से भी काम चल सकता है, 6 से भी काम चल सकता है, हमने 10 ही क्यों तय किए। वो 10 तय करना हो गया कोई लाखों साल पहले, क्योंकि आदमी ने सबसे पहले गिनती उंगलियों से शुरू की और सारी दुनिया में आदमियों के पास 10 उंगलियां थी, इसलिए 10 पे गिनती ठहर गई। फिर सारी संख्या हमने 10 के ऊपर ही फैला ली। लीबनिज नाम के बड़े वैज्ञानिक ने 3 के आंकड़े से पूरा काम चला लिया, सारे गणित हल कर लिए, लेकिन कोई राजी नहीं, हम 10 से ही हिसाब चलाए चले जाएंगे। जबकि जितने कम आंकड़े हों उतना गणित आसान और सरल हो सकता है, लेकिन वो 10 उंगलियों ने हमें उलझा दिया है। अब 10 उंगलियों से कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन 10 का आंकड़ा तय हो गया, वो हमको पकड़े हुए। एक तीसरा आपको उदाहरण दूं ताकि आपके ख्याल में आ सके। हमने कपास से कपड़े बनाए कोई आज से 6000 साल पहले इजिप्ट में। कपास को तो धागा बनाना पड़ता है पहले, फिर कपड़ा बुनना पड़ता है। अब हमने इस तरह के सिंथेटिक मटेरियल विकसित कर लिए हैं जिनके धागे बनाने की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन हम टेरिलॉन हो कि नायलॉन हो, उन सबको भी पहले धागा बनाते, फिर धागे को बुनते। ये बिल्कुल पागलपन की बात है। अब नई जो वस्तु सामग्री है उससे सीधा ही कपड़ा बनाया जा सकता है, उसको अलग धागे बना के फिर कपड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं। पुरानी दुनिया में आदमी को अपने कपड़े काट के और दर्जी से सिलवाना पड़ते थे। अब हम पूरी की पूरी कमीज ढाल सकते हैं, अब उसको दर्जी से कटवा के सिलवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन 6000 साल पुरानी आदत दिमाग में बैठी है, तो पहले हम धागे बनाएंगे, फिर धागों को बुनेंगे, फिर उनको काटेंगे, फिर दर्जी उनको सिएगा। अभी सब निपट ना समझी की बात हो गई। लेकिन पुरानी आदत हमें पकड़े हुए। अब तो कमीज और पैंट को डाला जा सकता है। ये बड़े मजे की बात है कि आदमी इतना विकसित हो गया, फिर भी पक्षियों के मुकाबले हमारे पास कपड़े नहीं। असल में आपने कभी ख्याल किया, एक पक्षी वर्षा हो, जरा से पर फड़फड़ा दे और पानी अलग हो गया। आपको अभी भी 24 घंटे कपड़ा सुखाने में खर्च करने पड़ रहे हैं, अब कोई जरूरत नहीं है। अब हम ऐसे कपड़े विकसित कर सकते हैं जिनको आप पानी गिरे तो सिर्फ छिड़क दें और पानी अलग हो जाए। लेकिन पुरानी आदत सूती कपड़े की हमारे दिमाग को परेशान किए हुए। अब 100 50 जोड़ी कपड़े घर में रखने की कोई जरूरत नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी एक बड़ा सूटकेस लेकर हमको सफर करनी पड़ती। हमारी पुरानी आदतें पीछा नहीं छोड़ती, नया ज्ञान आ जाता है तब भी हम पुरानी आदतों से ही जिए चले जाते हैं। नए संकट की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि नए ज्ञान का संकट है और पुराना आदमी इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। आदमी पुराना पड़ गया है और ज्ञान बहुत नया है। ये ज्ञान इतना नया है कि इसे समझ लेना थोड़ा जरूरी है। जीसस के मरने के बाद 1850 वर्षों में दुनिया में जितना ज्ञान पैदा हुआ था उतना ज्ञान पिछले 150 वर्षों में पैदा हुआ है, और जितना पिछले 150 वर्षों में ज्ञान पैदा हुआ उतना ज्ञान पिछले 15 वर्षों में पैदा हुआ है, और जितना ज्ञान पिछले 15 वर्षों में पैदा हुआ उतने पिछले 5 वर्षों में पैदा हुआ है।
अब दुनिया जब पहले 1850 वर्ष में जितना ज्ञान पैदा करती थी उतना 5 वर्ष में पैदा कर रही है। ये भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा, आने वाले दिनों में 2.5 वर्ष में उतना ज्ञान पैदा हो जाएगा। असल में दुनिया को 1850 वर्ष में जितना ज्ञान मिलता था अगर 5 वर्ष में मिल जाएगा तो नॉलेज एक्सप्लोजन हो जाएगा, ज्ञान बहुत आगे निकल जाएगा, आदमी बहुत पीछे छूट जाएगा। 1800 साल में हम एडजस्ट हो जाते थे, अनेक पीढ़ियां बदल जाती थी जब ज्ञान बदलता था। सच्चाई तो यह है कि एक आदमी की जिंदगी में करीब करीब दुनिया में कुछ भी नहीं, जैसी दुनिया थी वैसी होती थी। जैसा आदमी जन्म के वक्त दुनिया को पाता था करीब करीब वैसी की वैसी मरते वक्त दुनिया को छोड़ता था। इसलिए उसके लिए एडजस्टमेंट का सवाल नहीं था, वो एडजस्टेड ही पैदा होता था और मरता था। अब एक बार आदमी की जिंदगी में 25 बार सब बदल जाता है। असल में हमें पुराना ख्याल छोड़ देना चाहिए एक जन्म का। अब एक आदमी जिंदगी में 25 बार जन्म ले रहा है क्योंकि उसके आसपास की दुनिया हर 5-10 साल में बदल जाती है, उसको फिर से एडजस्ट होना पड़ता है। इसलिए जो कौमें नए एडजस्टमेंट नहीं खोज सकती हैं वे कौमें बहुत मुसीबत में पड़ जाती हैं। भारत के अधिकतम सवाल, भारत की अधिकतम समस्याएं भारत की पुरानी आदत की समस्याएं। हम पुरानी आदत से मजबूर हैं, हम जिंदगी को फिर मानने की आदत लिए बैठे हैं, जबकि जिंदगी अब तालाब नहीं रह गई, नदी हो गई, वो रोज बदली जा रही है। तालाब को अपने तट का परिचय होता है, सदा एक ही तट होता है, वो उसे जानता है भली भांति। वही दरख्त होते हैं, वही पक्षी होते हैं, वही लोग स्नान करने आते हैं। नदी रोज तट बदल लेती है, रोज वृक्ष बदल जाते हैं, रोज पक्षी बदल जाते हैं, रोज स्नान करने वाले बदल जाते हैं। नदी को रोज नई दुनिया के साथ राजी होना पड़ता है। हिंदुस्तान अब तक एक तालाब था, वो पहली दफे नदी बना है, उसे बहुत मुसीबत हो रही है। और जब जिंदगी में एक बार नहीं 25 बार सारा ज्ञान बदल जाता हो तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। वो मुश्किल कई तरह की है। पहली मुश्किल तो ये है कि पुरानी दुनिया में पिता हमेशा बेटे से ज्यादा जानता था, नई दुनिया में जरूरी नहीं रह गया। लेकिन बाप की पुरानी अकड़ नहीं जाती। पुरानी दुनिया में बाप अनिवार्य रूप से ज्यादा जानता था, इसमें कोई शक की बात ही नहीं थी कभी। इसमें बेटा सवाल ही नहीं उठा सकता था, क्योंकि बाप ज्यादा जिया था, इसलिए जो फिर जिंदगी थी उससे वो ज्यादा परिचित हो गया था। बेटा कम जिया था, इसलिए वो कम परिचित था। असल में पुराना ज्ञान अनुभव से ही आता था और कोई रास्ता ही नहीं था। बाप अनुभवी था, बेटा गैर अनुभवी था, गुरु अनुभवी था, शिष्य गैर अनुभवी था। इसलिए शिष्य अगर गुरु के चरणों में सिर रखता था तो इसमें कोई आश्चर्य न था। आज शिष्य को गुरु के चरणों में सिर रखवाना मुश्किल है, क्योंकि आम तौर से आज गुरु और शिष्य के बीच एक पीरियड से ज्यादा का फासला नहीं होता ज्ञान का। वो 1 घंटे पहले जो तैयारी करके शिक्षक आया होता है उतना ही फासला होता है। अब इतने से फासले के लिए पैर नहीं छुआ जा सकता। और अगर विद्यार्थी थोड़ा बुद्धिमान हो तो शिक्षक से ज्यादा जान सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं रह गई। लेकिन पुरानी दुनिया में विद्यार्थी कभी शिक्षक से ज्यादा नहीं जान सकता। अगर बेटा थोड़ा होशियार हो तो बाप से ज्यादा जान ही लेगा। असल में पिता 30 साल पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, बेटा 30 साल बाद पढ़ेगा। 30 साल में दुनिया हजारों साल में जितना बदलती उतना ज्ञान बदल जाएगा। जब बेटा घर लौटेगा तो बेटा ज्यादा जानता लौटेगा बाप से, लेकिन बाप अपनी पुरानी अकड़ को कायम रखना चाहे तो नुकसानदायक। सच बात यह है कि स्थिति बदल गई है। जब पहले बेटा सदा बाप से पूछता था, अब ऐसा नहीं। अब बाप को अक्सर बेटे से पूछने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और अगर हम इसके लिए राजी न होंगे तो हम बहुत बेचैन हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। जब ज्ञान इतने जोर से बदलता है तो पुराने स्थिर संबंध बदल जाते हैं। वो जो स्टैटिक रिलेशनशिप होती है वो बदल जाती है। इस समय भारत के सामने जो समस्याओं की जटिलता है उसमें एक कारण ये भी है कि पिता सोचता है कि वो ज्यादा जानता है, गुरु सोचता है कि वो ज्यादा जानता है, क्योंकि हमारी उम्र ज्यादा है। असल में उम्र पहले ज्यादा होती थी तो ज्यादा ज्ञान होता था, अब ये सच नहीं रहा है। अब उम्र के ज्यादा होने से ज्ञान के ज्यादा होने का कोई भी संबंध नहीं रह गया है, क्योंकि आप
30 साल पहले पढ़े थे, 30 साल में इतनी घटनाएं घट गई हैं, चीजें इतनी बदल गई हैं कि आप करीब करीब आउट ऑफ डेट होंगे। आपका जो ज्ञान है वो करीब करीब गलत हो चुका होगा। उस ज्ञान को थोपने का आग्रह बेटों में बगावत पैदा करेगा। हिंदुस्तान में बेटे बगावत कर रहे हैं, उस बगावत का आधा जुम्मा हिंदुस्तान के बाप पर है, आधा जुम्मा हिंदुस्तान के शिक्षक पर है, क्योंकि हम बेटों पर पुराने ढंग से चीजों को थोप रहे हैं। नहीं, बेटे और बाप के बीच का फासला बहुत कम हो गया है। वो 2 पीढ़ियों का फासला नहीं रहा है, अब वो ज्यादा से ज्यादा बड़े भाई और छोटे भाई का फासला हो गया है। और उस फासले में भी छोटे भाई के जानने की संभावनाएं बड़े भाई से ज्यादा हो गई। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बाप बेटे का नाता था, वो बदल गया। अब शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बाप बेटे का नाता नहीं, क्योंकि बाप बेटे के बीच भी बाप बेटे का नाता नहीं रह गया। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अब बड़े और छोटे भाई का संबंध रह गया, जो 2 कदम आगे। और वो जो 2 कदम आगे है, उसे 2 कदम आगे रहने के लिए निरंतर श्रम करना पड़ेगा, सिर्फ उम्र से आगे नहीं रह सकता। और जरा भी पिछड़ गया तो जो 2 कदम पीछे है वो आगे हो जाएगा। इसलिए फासले गिर गए, लेकिन आदतें गिरने में वक्त लेती हैं। ज्ञान बढ़ जाता है, आदमी बदलने में समय लेता है। आदमी की आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। उन आदतों की न बदलाहट हमारे लिए बहुत तरह की समस्याएं पैदा करती है। अब जैसे हिंदुस्तान के सामने एक समस्या बड़ी से बड़ी जो है वो ये है कि हिंदुस्तान की पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच संबंध कैसे निर्मित हो। संबंध टूट गए हैं। मैं हजारों घरों में ठहरता हूं, मैं किसी बाप और बेटे को बोलचाल की स्थिति में नहीं देखता, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। बाप और बेटे बैठ के बातचीत करते हो, एक दूसरे की समस्याएं समझते हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कभी कभी बात होती है जब बेटे को बाप से कुछ पैसे हथियाने होते हैं या बाप को बेटे को कुछ उपदेश देना होता है, तब कभी कभी कुछ बातचीत होती है, लेकिन वो बातचीत एक तरफा होती है, 1 वे ट्रैफिक होता है। जब बाप बोल रहा होता है तब बेटा बचने की कोशिश में होता है कि कब निकल भागे, और जब बेटा बोल रहा होता तब बाप बचने की कोशिश में होता है कि कब निकल भागे। उसमें कम्युनिकेशन नहीं है। हिंदुस्तान की 2 पीढ़ियां इस तरह से टूट के खड़ी हो गई कि उनके बीच एक गैप, एक एबिस हो गई है। हिंदुस्तान की अधिकतम समस्याओं के लिए ये गैप, ये अंतराल, ये खाई जिम्मेवार हो रही है। और ये सब बात इतनी अजीब होती जा रही है कि करीब करीब बेटे बाप की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, बाप बेटे की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। ये नासमझी मुल्क को बहुत गहरे गड्ढे में गिरा देगी। ये इसलिए गड्ढे में गिरा देगी कि बेटों के पास ताकत बहुत है, बेटों के पास नए ज्ञान का अंबार भी है, लेकिन बेटों के पास विजडम जैसी चीज आज भी नहीं है और कभी भी नहीं होगी। विजडम और नॉलेज में थोड़ा सा फर्क है। नॉलेज तो आज बेटे के पास बाप से ज्यादा है, लेकिन विजडम आज भी बेटे के पास बाप से ज्यादा नहीं है। विजडम सदा ही अनुभव से आती है, ज्ञान शिक्षण से भी आ जाता है। विजडम तो जीवन को जीने से आती है, ज्ञान तो किताब से भी आ जाता है, इंफॉर्मेशन से भी आ जाता है, ज्ञान तो स्कूल की परीक्षा से भी आ जाता है। पुरानी दुनिया में ज्ञान और प्रज्ञा, नॉलेज और विजडम दोनों ही अनुभव से आते थे। नई दुनिया में ज्ञान शिक्षा से आता है और विजडम, प्रज्ञा अनुभव से आती है। बाप के पास प्रज्ञा तो है, विजडम तो है, नॉलेज में वो बेटे से पिछड़ गया है। बेटे के पास नॉलेज है और ताकत है, और इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं रह गया है। हालत करीब करीब ऐसी है जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि जंगल में आग लग गई और एक अंधा और लंगड़ा उस जंगल में फंस गए। अंधा भागता है, भाग सकता है, उसके पास ताकतवर पैर, लेकिन भागने से भरोसा नहीं है कि जंगल के बाहर निकल जाएगा। डर यही है कि जोर से भागेगा तो और जल्दी आग में गिर जाएगा। चारों तरफ आग बढ़ती जा रही। लंगड़ा देख सकता है, उसके पास आंखें, उसे दिखाई पड़ रहा है कि कहां से निकल सकता है, लेकिन उसके पास पैर नहीं है कि दौड़ सके। उस अंधे और लंगड़े ने जितनी बुद्धिमत्ता दिखाई, अगर हिंदुस्तान के बाप और बेटों ने भी उतनी बुद्धिमत्ता दिखाई तो हम इस देश को बचा लेंगे, अन्यथा ये डूब जाएगा। उस जंगल में लगी हुई आग के बीच अंधे और लंगड़े ने एक समझौता कर लिया, एक बड़ा कीमती समझौता कर लिया। वो समझौता ये था कि अंधा चले और लंगड़ा चलाए।
वो समझौता ये था कि लंगड़ा अंधे के कंधों पर सवार हो जाए। तब वे दो आदमी एक आदमी की तरह काम करने लगे हैं। जिसके पास पैर है वो पैर दे दे और जिसके पास आंख है वो आंख दे दे। करीब करीब हिंदुस्तान आज ऐसी हालत में है। नई पीढ़ी के पास पैर है, ताकत है, ज्ञान से मिली हुई नई ताकत है, क्योंकि आज तो ज्ञान ही बड़ी से बड़ी ताकत है। बेकन ने कभी कहा था कि नॉलेज इज पावर। उस दिन ये बात सच न थी, आज ये बात सच हो गई। आज तलवार उतनी बड़ी ताकत नहीं है और न मसल्स की ताकत उतनी बड़ी है। अब ये सब पिछड़ी हुई ताकतें जिनका कोई अर्थ नहीं रह गया। आज ज्ञान सबसे बड़ी ताकत। तो बेटों के पास ज्ञान है, ताकत है, लेकिन बेटों के पास आंख नहीं हो सकती। आंख आज भी अनुभव से मिलती है। आंख आज भी जीवन को गुजरने से पता चलती है। वो जो विजडम की आंख है वो आज भी बूढ़े के पास है, वो आज भी बाप के पास है, वो आज भी शिक्षक के पास। लेकिन इन दोनों के बीच तालमेल, हार्मनी टूट गई है। अगर भारत की दोनों पीढ़ियों ने समझौता नहीं किया और अगर दोनों के बीच कोई संयोग, कोई संवाद, कोई डायलॉग नहीं संभव हो सका, तो भारत इतने बड़े खतरे में पड़ जाएगा जितने बड़े खतरे में वो कभी भी नहीं पड़ा था। हालांकि बहुत खतरे भारत में देखे हैं, बहुत तरह की गुलामियां, बहुत तरह की गरीबियां, बहुत तरह की परेशानियां, लेकिन जो भविष्य हमारे सामने आएगा वो सबसे खतरनाक होगा। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी जो विघटन, जो डिसइंटीग्रेशन मुल्क में पड़ रहा है वो ये है कि जिनके पास आंख है वो अलग टूट गए हैं और जिनके पास ताकत है वो अलग टूट गए हैं। तो पहली समस्या तो मुझे इस समस्या से बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही, चाहे उस समस्या का नाम नक्सलाइट हो, चाहे उस समस्या का कोई और नाम हो, ये बाप और बेटे के बीच पैदा हुई खाई का परिणाम। चाहे स्कूल कॉलेजों में पत्थर फेंके जा रहे हों और चाहे स्कूल कॉलेजेस में बसें चलाई जा रही हों, ये समस्या कोई भी हो, लेकिन इस समस्या की बहुत बुनियाद में एक डायलॉग खो गया है। बाप और बेटे के बीच कोई बातचीत, कोई तालमेल नहीं रह गया है। बेटे कुछ और भाषाएं बोल रहे हैं, बाप कुछ और भाषाएं बोल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को सुनने में असमर्थ हो गए। जुंग ने एक संस्मरण लिखा है। उसने लिखा है कि मेरे पागलखाने में एक बार दो प्रोफेसर पागल होकर आ गए। ऐसे भी प्रोफेसर पागलखानों में बड़ी संख्या में पहुंचते। कई बार तो ऐसा लगता है कि जो प्रोफेसर एक आध दफे पागल ना हो वो ठीक अर्थों में प्रोफेसर नहीं है। वो दो प्रोफेसर जुंग के पागलखाने में गए हैं। जुंग उनका अध्ययन करता है क्योंकि वो दोनों बड़े बुद्धिमान लोग। कभी कभी बुद्धि की अति भी पागलपन बन जाती है। वे बहुत ज्ञानी है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्ञान व्यक्तित्व को तोड़ जाता है। जैसे ज्यादा भोजन न पच पाए तो नुकसान हो जाता है, वैसे ज्यादा ज्ञान भी न पच पाए तो नुकसान हो जाता है। और करीब करीब हमारी सदी ज्यादा ज्ञान के अपच से पीड़ित। ज्ञान रोज चला आता है और पचाने का, खून बनाने का, हड्डी मांस बनाने का मौका ही नहीं मिलता। जब तक पुराना ज्ञान हड्डी मांस बने तब तक नया ज्ञान भीतर प्रवेश कर जाता है। और इतने जोर से हो रही ये बौछार की कठिनाई हो गई। वो दोनों प्रोफेसर का जुंग अध्ययन करता रहा। वो खिड़की में छुप के उनकी बातें सुनता था। वो बड़ा हैरान हुआ। हैरानी दो तरह की थी। एक तो हैरानी ये थी कि वे दोनों जो बातें करते थे वे अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण थी। उनकी बातें सुन के कोई भी नहीं कह सकता था कि वो पागल हो गए। उनकी बातें तर्क युक्त थी। उनकी बातों में बराबर ग्रंथों के उद्धरण होते थे। उनकी बातों में उसने ग्रंथ भी उठा कर देखे तो पाए कि उनके उद्धरण बिल्कुल सही है। वो शब्द ठीक बोलते। एक तो हैरानी की बात थी कि पागल होके वे इतने तर्कपूर्ण हैं। हालांकि हैरान होने की जरूरत नहीं, पागल अक्सर तर्कपूर्ण होते हैं। असल में पागलों के अपने तर्क होते हैं। दे हैव देयर ओन लॉजिक। लेकिन और दूसरी हैरानी की बात यह थी कि वो दोनों पागल इतनी सुव्यवस्थित बात तो करते थे, लेकिन एक दूसरे की बातचीत में कोई संबंध नहीं होता था। जो एक बोल रहा था वो आकाश की बोलता था, दूसरा पाताल की बोलता था। उन दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं था। लेकिन ये भी स्वाभाविक है, दो पागलों के बीच में बातों में संबंध ना हो, ये स्वाभाविक है। तीसरी बात और भी हैरानी की थी कि जब एक बोलता था तो दूसरा चुप रहता था, और जब दूसरा बोलना शुरू करता तो पहला चुप हो जाता। इससे जुंग बहुत हैरान हुआ कि जो पागल एक दूसरे से असंबंधित बातें बोल रहे हैं वे भी इतना ख्याल क्यों रखते हैं कि दूसरा चुप हो तो हम बोले।
उसने जाकर उनसे पूछा कि मैं और सब तो समझ गया, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप क्यों रहता है। वो दोनों हंसने लगे। उन्होंने कहा आप भी बड़े पागल हैं, क्या आप समझते हैं कि हमें कन्वर्सेशन का नियम नहीं मालूम? हमें कन्वर्सेशन का नियम मालूम, जब एक बोल रहा है तब दूसरे को चुप रहना चाहिए। जुंग ने कहा जब तुम्हें इतना पता है तो तुम्हें इतना पता नहीं कि जो एक बोल रहा है उसी संबंध में दूसरे को बोलना चाहिए। वो दोनों बहुत खिलखिला के हंसने लगे। उन दोनों ने कहा कि खैर हम तो पागल हैं, लेकिन हमने दुनिया में दो गैर पागल लोगों को भी ऐसी बात करते नहीं देखा जिसमें कोई संबंध हो। पता नहीं ये जुंग को कहां तक बात जची या नहीं जची, लेकिन इस मुल्क में ऐसी घटना घट रही है। यहां दो आदमी की बातचीत में कोई संबंध नहीं रह गया और दो पीढ़ियों के बीच में तो कोई संबंध नहीं रह गया। और अगर दो ही पीढ़ियां होती तब भी ठीक था, कई पीढ़ियां हो गई हैं, क्योंकि एक पीढ़ी 20 साल में बदल जाती, तो 3-4 पीढ़ियां हैं। जो 80 साल का है वो कुछ और भाषा बोल रहा है, उसका बेटा जो 7 साल का है वो भी वो भाषा नहीं बोलता, उसका जो बेटा 40 साल का है वो कुछ और बोल रहा है, उसका जो बेटा 20 साल का है वो कुछ और बोल रहा है, और जो बेटे 10-15 साल के हो रहे हैं वो कोई भाषा बोल रहे हैं जिनका 80 साल के बाप से कहीं कोई संबंध नहीं रह गया। इनके बीच के सब ब्रिज गिर गए। मुल्क करीब करीब एक मैड हाउस, एक पागलखाना मालूम पड़ता है। जब शिक्षक कुछ विद्यार्थियों से कहता है तो विद्यार्थियों की समझ के बाहर होता है कि कौन सी फिजूल बातें कही जा रही। अब तो शिक्षक को भी शक होने लगा है कि वो शायद फिजूल की बातें कह रहा है, क्योंकि चारों तरफ की आंखें उससे दिखाई पड़ती, जिनको उसे पता लगता है। नेता जनता को समझा रहा और पूरे वक्त जान रहा है कि कोई नहीं समझ रहा, और जनता भी पूरे वक्त सुन रही है और समझ रही कि नेता जो कह रहा है इसका इसकी जिंदगी से कोई संबंध नहीं। बाप बेटे को समझा रहा है, बेटे समझ रहे हैं कि बेईमान है, पाखंडी। बेटे बाप को आश्वासन दे रहे हैं, बाप जान रहा है कि सब धोखे की बातें, ये पीछे जाके अब भी आश्वासन तोड़ देगा। जब किसी मुल्क की जिंदगी में ऐसी घटना घट जाए जहां कि हमें किसी एक दूसरे की बात पे भी भरोसा न रह जाए, तो उस मुल्क को हमें सेन नहीं मानना चाहिए। वो इनसेन हो गया, एक पागलपन पकड़ गया है। इस पागलपन को तोड़ना जरूरी है, अन्यथा हम बड़ी अजीब हालतों में रोज उलझते चले जाएंगे। समस्याएं जिनको दिखाई पड़ती हैं उन्हें समाधान नहीं दिखाई पड़ता, जिन्हें समाधान दिखाई पड़ता है उन्हें कोई समस्याएं दिखाई नहीं पड़ती। बूढ़ों के पास समाधान है लेकिन उन्हें समस्याएं दिखाई नहीं पड़ती, बच्चों के पास समस्याएं हैं लेकिन उन्हें समाधान दिखाई नहीं पड़ते। किन्हीं के पास पैर हैं, किन्हीं के पास आंखें हैं, दोनों के बीच कोई सेतु नहीं है। इससे हम अनेक तलों पर मल्टी डायमेंशनल, न मालूम कितने आयामों में, कितनी दिशाओं में कितने सवाल खड़े कर लिए। इन सारे सवालों को मिटाने के लिए एक तो सुझाव मैं देना चाहता हूं, वो ये, और मैं समझता हूं कि वो युवकों को ही सुझाव शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बूढ़े कई अर्थों में रिजिड हो जाते स्वभावता। जब हम भी बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी रिजिड हो जाएंगे। आज जो बच्चे हैं कल जब बूढ़े होंगे वो भी रिजिड हो जाएंगे। बुढ़ापा रिजिडिटी लाता है। असल में बुढ़ापे का मतलब ही रिजिडिटी है। हड्डियां ही सख्त नहीं होती, दिमाग की नसें भी सख्त हो जाती, हाथ पैर ही कड़े नहीं हो जाते, विचार भी कड़े हो जाते, शरीर ही मरने के करीब नहीं पहुंच जाता, भीतर का सारा व्यक्तित्व भी सख्त होकर सूख जाता है और मरने के करीब पहुंच जाता है। इसलिए बूढ़े आदमी से बहुत ज्यादा आशा नहीं की जा सकती। अगर जिस डायलॉग की मैं बात कर रहा हूं उसको अगर पैदा करना है तो हिंदुस्तान के युवकों को ही उसको फेस करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के युवक को ही कोशिश करके हिंदुस्तान के बूढ़े से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। और एक बात से यह भी ठीक है कि बूढ़े को चिंता भी ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि भविष्य बूढ़े का नहीं, भविष्य जवानों का है। अगर चिंता भी होनी चाहिए तो जवानों को होनी चाहिए, क्योंकि कल उनको जीना होगा इस मुल्क में। कल इस मुल्क में बूढ़ों को नहीं जीना होगा, वो अपने कब्रिस्तानों में और अपने कब्रगाहों में चले गए होंगे। उनके लिए बहुत चिंता का कारण भी नहीं है। चिंता का कारण होना चाहिए युवकों के लिए, लेकिन बड़े मजे की बात है कि युवक बिल्कुल चिंतित नहीं मालूम पड़ते, बूढ़े बहुत चिंतित मालूम पड़ते। युवक ऐसे निश्चिंत जी रहे हैं जैसे कि बूढ़ों का कोई भविष्य, उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। विद्यार्थी इस तरह जी रहे हैं जैसे कि शिक्षकों की सारी मुसीबत नहीं। पिछली पीढ़ी की कोई भी मुसीबत नहीं है,
पिछली पीढ़ी विदा हो जाएगी, आने वाली सारी मुसीबतें नई पीढ़ी पर होंगी। अगर नक्सलाइट ढंग से सोचने वाले युवक सोचते हो कि हम बूढ़ों से लड़ रहे हैं तो वो गलती में, वो अपने ही भविष्य को नष्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि बूढ़ों से लड़ने का क्या मतलब